Okay, hello everybody. Again, thank you very much for taking the time out to being here. And अगर और लोग आप लोग बाद में सुनेंगे तो that as well. Thank you for taking out your time to listen to this discussion. And then इसके बाद अगर आप लोगों के कोई questions होंगे तो please do share them with me. Uh, Acha, so as I said, I wanted to start off reading a poem that has just recently been, actually it's still in the process of publishing. ये मेरे पास proofs आ गए हैं, ये volume number 15, issue number 2, post colonial text में शाये होगी. इस poem का नाम है Where Are the Fireflies? So the reason I want to start with this is because in a sense ये poem जो है it's a reflection colonization का. ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसको. A cockroach, Lal Beg, Sir Gentle Roach, wearing his favorite four-piece suit, looked down upon the firefly and said, "Ha! What? You don't even wear clothes." "For they will hide my glow," replied the firefly. "Ha! What? You don't even own a home." "For we are the eyes of the wind," replied the firefly. "Ha! What? You're so tiny and small." "For we leave more for the rest," replied the firefly. "Ha! What? You don't even have money." "Money? What is that?" asked the firefly. "Ha! You are so useless and weak. Shoo! Fly away! It's not like you own this land. Ha ha ha!" Slowly, the fireflies started to leave. And as they left, the wind lost its way, the river turned black, the fish drowned. Down by the banks where the flowers danced, there was only stink and sticky mud. And there you see him, Sir Gentle Roach, smoking a pipe in his four-piece suit. तो मैं इससे शुरू इसलिए कर रहा हूँ कि ये पोएम इन अ सेंस जब मैं लिख रहा था इन अ सेंस आई वांटेड टू कैप्चर कि हमारे साथ कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस में क्या हुआ। देखिए बाहर से आया आदमी जैसा भी था नहीं था, हमें पता ही नहीं था क्या है नहीं है। उसने कहा ये हम लोगों को बुरा-भला कहा, हमको लड़ाया, हमको झगड़ाया, हमको झूठ बोला। लोग थे ठीक है हम लोग पढ़ते-लिखते नहीं थे, क्यों पढ़े लिखे हैं? क्योंकि क्या ज़रूरत थी पढ़ने लिखने की? हम लोग अब क्यों पढ़ते-लिखते हैं? आप सच्ची बात बताएँ। द रियल रीज़न कि हम पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, इसलिए कि हमें जॉब्स चाहिए और जॉब्स इसलिए चाहिए क्योंकि हमको पैसा चाहिए। तो बेसिकली एजुकेशन का जो मेन फंक्शन अब हो गया है सोसाइटी में, उसमें कोई ग्रूमिंग और वेल-बीइंग ये तो स्टूडेंट की नहीं है। उसमें तो सिर्फ़ ये है कि स्टूडेंट्स को फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह तैयार करो, जो उसमें से अच्छे होंगे वो आगे निकल जाएँगे, जो फेल मटीरियल हो जाएगा रह जाएगा, कुछ और करेगा। ये कि उसमें से फैक्ट्री असेंबली लाइन में से निकालो और फिर उसके बाद बस जो निकलेंगे, वो हमारी और इंडस्ट्रीज़ में काम करेंगे। तो हमारी पूरी एजुकेशनल का सिस्टम जो है, वो जो तो सेट किया था ब्रिटिशर्स ने ना। आप चाहे इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, नेपाल, श्रीलंका, कितने सारे मुल्क हैं दुनिया में। जिनके एजुकेशनल सिस्टम्स जो हैं, वो उनके कॉलोनियल मास्टर्स ने सेटअप किए थे। जैसे फिलीपींस में स्पेनिश और अमेरिकन्स ने, ठीक है? इंडोनेशिया में डच ने। डिपेंड करता है कौन से कॉलोनियल मास्टर्स किधर थे। आधे से ज़्यादा साउथ अमेरिका में स्पेन ने और बाकी साउथ अमेरिका में पोर्चुगीज़ ने। तो आप ये नोट करें कि ये सारे एजुकेशनल सिस्टम्स उन्होंने एस्टेब्लिश किए तो आपके ख्याल से क्यों किए होंगे? हमारी सोसाइटीज़ में ये तो नहीं था कि लिटरेसी नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी, वेल-बीइंग नहीं थी। तो अगर आप ये नोट करिए कि अगर एजुकेशन का मेन पर्पस हमारी कम्युनिटी की वेल-बीइंग होता, तो हमारी कम्युनिटीज़ वेल टू डू होती और प्रॉस्पेरस होती। जब हमारी प्रो आप अब अगर आप ऑब्ज़र्व करें और आपको नज़र आए कि चारों तरफ हमारी यहाँ मुश्किलें हैं, तो फिर ऑब्वियसली देयर इज़ समथिंग रॉन्ग एट द वेरी फाउंडेशंस जो हमारी एजुकेशन की हैं। वो क्यों? क्योंकि वो हमारी कॉलोनाइज़्ड हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सब खूबसूरती को तो बुरा-भला कह के हटा दिया गया। आप देखें, आप लोगों ने शायद सुना होगा लोग कोट करते हैं मैकाओले को कि मैकाओले ने 1835 के मिनट में अपने कहा कि मेरे इंग्लैंड की लाइब्रेरी के यूके की ब्रिटिश लाइब्रेरी का एक शेल्फ जो है, पूरी इंडिया की सारी लाइब्रेरी से मिला के भी अच्छी है। यानी कि हमारी पूरी लाइब्रेरी से बेहतर उनका एक शेल्फ है। चलें इससे हम डिसएग्री नहीं करते क्या क्योंकि हम डिबेट ही नहीं कर सकते। हम ये पूछते हैं कि वो लाइब्रेरीज़ किधर हैं इंडिया की? वो लाइब्रेरीज़ किधर हैं जहाँ पे हमारे पास किताबें थीं? हमारे पास तो अब कोई सोर्स ऑफ नॉलेज है ही नहीं, कोई सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब आपकी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हटा दी जाएगी,
आपके पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा किसी भी रिसोर्स का और इन्फॉर्मेशन का। आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी फॉर एग्ज़ाम्पल साउथ एशिया के बारे में बिफोर सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस जिसे मैं कॉलोनाइज़ेशन 2.0 कहता हूँ। तो उसके लिए आपको बेसिकली ब्रिटिश आर्काइव्स में जाना पड़ेगा या स्पेनिश म्यूज़ियम जाना पड़ेगा या फ्रेंच या डच या जर्मन या जो भी। आपके अपने मुल्क में कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। तो अब ये बताइए कि हमारी इंडिपेंडेंट स्कॉलरशिप, हमारी इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स, हमारे एकेडेमिया, हमारे इंटेलेक्चुअल्स किस चीज़ को पढ़कर, किस चीज़ को समझकर, कैसे सोच निकाल के किस तरह हमको आगे बढ़ाएँगे? हम लोग तो ट्रैप हो गए हैं ना, क्योंकि हमारे पास कोई नॉलेज का एक्सेस नहीं है। सिर्फ़ वो नॉलेज हमको मिलती है, जो कि अप्रूव की जाती है, जो कि जिसे हम कहते हैं क्रेडिट यानी कि रिलायबल और वैलिड रिसर्च और पब्लिकेशंस और स्कोपस और आईएसआई और अला-बला और अला-बरा और ये पब्लिशर, वो पब्लिशर। अगर उधर से नॉलेज नहीं आ रही है, तो हम उससे समझते हैं कि ये डेफिशिएंट है। ठीक है? अब ये सारी जो हमारे इश्यूज़ हैं कि हम एक पर्टिकुलर से नॉलेज को सही समझते हैं, कि ये देखिए ये एक बेसिकली एक प्रॉब्लम है कॉलोनाइज़ेशन का। जिसकी वजह से देखिए जब हमारे स्कूल सेटअप हुए, एजुकेशनल यूनिवर्सिटी सेटअप हुई, यहाँ तक कि आप देखिए डिसिप्लिन्स, आप कोई भी मेजर डिसिप्लिन ले लीजिए, वो सारे डिसिप्लिन्स जो आज यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, वो कॉलोनियल एरा में सेटअप हुए हैं। कॉलोनियल इंटरेस्ट्स के लिए उनको डेवलप किया गया है। अब इसको हम एग्ज़ेम्प्लीफाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी डिसिप्लिन ले लेते हैं। चलिए पहले तो अब मैं लसानियात लिंग्विस्टिक्स से शुरू करता हूँ क्योंकि लिंग्विस्टिक्स मेरी अपना डिसिप्लिन है। तो अब देखिए लिंग्विस्टिक्स की हेरिटेज जो है, मॉडर्न हेरिटेज कहाँ जाती है? एक तो जाती है उन लोगों के साथ जो लोग कन्वर्जन के लिए यानी कि प्रीस्ट्स और गए हुए थे। अब आप देखिए उन्होंने क्या किया फॉर एग्ज़ाम्पल फिलीपींस में, साउथ अमेरिका में अपनी बाइबल्स कन्वर्ट की लोकल लैंग्वेजेज़ में। उन्होंने लोकल लैंग्वेजेज़ को इसलिए नहीं पढ़ा कि उनको लोकल लैंग्वेजेज़ के बारे में सीखना था, कि लोकल कल्चर के बारे में सीखना था या ये सीखना कि कैसे लोकल परसेप्शंस क्या हैं, लोकल साइंसेज़ क्या हैं, लोकल कंसेप्शन ऑफ इंटर रिलेशनशिप के डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ क्या हैं। इनको कुछ ये नहीं देखना था। उनको सिर्फ़ ये देखना था कि हम इनको अपने जैसा कैसे बना लें। क्योंकि ये तो बेकार लोग हैं, ये तो जाहिल हैं, ये तो फ़ायर-फ्लाइज़ हैं, इनको कुछ नहीं आता। इनकी तो ये ज़मीन भी अपनी नहीं है। यानी कि जो लोग वहाँ पे रहते तो उनकी ज़मीन है ही नहीं, उनको शू-शू करके हटा दिया और खुद काबिज़ होके बैठ गए। ऑस्ट्रेलिया में तो आज तक बैठे हुए हैं, नॉर्थ अमेरिका में आज तक बैठे हुए हैं, साउथ अमेरिका में अक्सर जगह पे आज तक बैठे हुए हैं और हमसे कहते हैं कि हम तुम ऐसे हो, तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे करते हो, वैसे नहीं करते हो। देखिए ये कॉलोनाइज़ेशन है ना, हम कहाँ से आज़ाद हैं? जब हम इकोनॉमिकली टाइड डाउन हैं, हमारी अपनी गवर्नमेंट्स हमको सप्रेस करती हैं। कौन-सा मुल्क है साउथ एशिया में आप मुझे बता दीजिए, जहाँ पे अपनी गवर्नमेंट्स अपने लोगों को सप्रेस नहीं करती। अपनी मिलिटरी, अपनी पुलिस अपने ही लोगों को मारती है। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई यहाँ पे बांग्लादेशी हैं, उनको तो पता है कि पाकिस्तान का जो टुकड़ा थे ना वो, तो ये मुसलमान आइडेंटिटी कहाँ थी, जब आपको बांग्लादेश तोड़ना था और बांग्लादेश पे ज़ुल्म किया आपने, बंगालियों पे, बांग्लादेशियों पे कितना ज़ुल्म किया। अब ये देखिए ये एक हिस्ट्री थी। ये नहीं देखते हम लोग कि हमारे अगर इस्लाम ही हमको इतना जोड़ता तो बांग्लादेश कभी नहीं टूटता। आप देखें ये सारे के सारे वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं। ये वेस्टेड इंटरेस्ट कहाँ जाते हैं? आप उठा के देखिए कि पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश और हमारे श्रीलंका वगैरह के ये पॉलिटिकल लीडर्स कौन थे? ये पॉलिटिकल लीडर्स वही लोग थे जिन्होंने इंग्लैंड में जाके डिग्रीज़ हासिल की थी एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी। जब आप सोचिए कि एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी लेट 1800s अर्ली 1900s में यंग लोग वहाँ जाके पढ़ रहे थे, तो आपके ख्याल से उन्होंने उस ज़माने में क्या पढ़ा होगा? उन्होंने तो वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ी होगी, वेस्टर्न इकोनॉमिक थॉट पढ़ी होगी, वेस्टर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस और लॉ पढ़ा होगा, यही पढ़ा होगा ना। ब्रिटिश सिस्टम के लॉ पढ़े होंगे ना, ब्रिटिश एजुकेशन हासिल की थी ना उन्होंने। जब उन्होंने ब्रिटिश एजुकेशन हासिल की तो वो जो सोशियो सिमियोटिक अंडरस्टैंडिंग थी उनकी दुनिया के बारे में, वो तो ब्रिटिश से अलाइन थी। ठीक है, वो ये नहीं चाहते कि ब्रिटिश डायरेक्ट रूल करें। वो चाहते थे वो खुद रूल करें। तो हुआ क्या? जिन लोगों को ब्रिटिशर्स ने ट्रेन किया, उन्हीं लोगों ने आगे जाकर इंडिपेंडेंस मूवमेंट बनाई और वो इंडिपेंडेंस सो कॉल्ड मूवमेंट बना के वो लीडर्स बने और उसके बाद क्या हुआ हमारे मुल्कों का? आप देखते रहिए कंटिन्यूअसली। पॉपुलेशन बढ़े चली जा रही है। क्यों ह्यूमन पॉपुलेशन इस तरह बढ़ती है? तो ये आप नोट करेंगे ये कॉलोनाइज़ेशन 3.0 के अंदर ये मैंने इस पे ख़ासा डिस्कस किया है कि ह्यूमन पॉपुलेशन
क्या बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है ह्यूमन सप्रेशन और सफरिंग से। अगर आप डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन दें दुनिया की पॉपुलेशन की हिस्ट्री की के पे कितनी बढ़ी, कहाँ बढ़ी, कैसे बढ़ी और किस कब कम हुई, तो आप ये नोट करेंगे कि जब इनिशियली वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन शुरू होता है, तो उस ज़माने में एक पॉपुलेशन डिप हुई, ह्यूमन पॉपुलेशन। ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि डिज़ीज़ से, कॉलोनाइजेशन से, जेनोसाइड से लोग मरे। मगर फिर क्या देखते हैं आप कि जब जैसे-जैसे कॉलोनाइजेशन एस्टेब्लिश होती गई, ह्यूमन पॉपुलेशन रेट बढ़ गया, ग्रोथ रेट बढ़ गया। उसके बाद आप क्या देखते हैं, 90 अर्ली 1900s में जब कॉलोनाइजेशन वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन का आप समझिए कि हेयडे था, उस ज़माने में सप्रेशन जब लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा था, तो गेस व्हाट? फिर एक दफ़ा ह्यूमन पॉपुलेशन रेट बढ़ता है। फिर उसके बाद आप देखते हैं, जब मुल्कों में सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस मिलती है उनको, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस जिसको मैं कॉलोनाइजेशन 2.0 कहता हूँ। ये हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए ये वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। कोई पोस्ट कॉलोनियल नहीं है। हम लोग उतने ही कॉलोनाइज़्ड हैं बल्कि उससे ज़्यादा कॉलोनाइज़्ड हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि हमारे बुज़ुर्ग कभी-कभार ये भी कहते थे कि अरे ये तो इससे बेहतर ये था कि अंग्रेज़ी होते थे। ये क्यों सोचते हैं लोग? इसलिए ना कि हालात हमारे आज उनसे बुरे हैं। हमारी हालात कैसे बुरे हैं? आप पॉपुलेशन रेट्स देख लिए, आप घर से बाहर जाके खड़े हो जाइए सड़क पे, धुआँ खाकर, कूड़ा दगकर, लोगों की शोर मचाने का, बदतमीज़ी करने का, गाली-गलौच का। अगर आपको ये 5 मिनट में शहर में अपने नज़र आ जाए, तो आप ये बताइए कि हम कैसे बेहतर हैं? कौन से नंबर आप मुझे बता सकते हैं, कौन से स्टैटिस्टिक्स दे सकते हैं कि वो बताए मुझे इस पे कन्विंस कर दे कि हमारे हालात आज अच्छे हैं? क्योंकि मुझ नंबर्स हमें कुछ नहीं बताते हैं। तो आपने नोट किया होगा कॉलोनाइज़ेशन 3.0 से पहले मैंने एक 3 पार्ट ऐसे लिखा था। उसका नाम था द अनमेकिंग ऑफ पैराडाइस लिटरेसी एज़ ट्रोजन हॉर्स, ठीक है? बल्कि जो अभी आप मेरा बैकग्राउंड देख रहे हैं, जो मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ, ये उसी उसी का है। उसका पार्ट 3 ऐसे का, ठीक है? तो अब आप ये नोट करिए कि ये हमारी हिस्ट्रीज़ हटा दी गई, उसके बाद इन्होंने नॉलेज को रिप्लेस कर दिया। वो कैसे किया? अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप नोट करिए कि साउथ एशिया में बल्कि साउथ एशिया में जनरली ब्रॉडली स्पीकिंग इंडिजिनस कल्चर्स और इंडिजिनस कम्युनिटीज़ में जो एजुकेशन होती थी, वो एजुकेशन बेस्ड होती थी अप्रेंटिसशिप मॉडल पे। यानी कि लोग चीज़ें मॉडल करते थे, समझते थे, प्रैक्टिस करते थे, मिल के सीखते थे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनकी एक्सपर्टीज़ बढ़ती थी। इसमें लिटरेसी रिक्वायर्ड नहीं थी। लोगों के पास बहुत एक्सपर्ट नॉलेज थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी भी म्यूज़िशियंस के पास चले जाइए, इंडिजिनस म्यूज़िशियंस के पास, जहाँ के भाई अभी भी उस्ताद होते हैं और जहाँ पे अभी भी अप्रेंटिसशिप मॉडल चलता है। आप नोट करिए कि उनकी लैंग्वेज कितनी सोफिस्टिकेटेड है म्यूज़िक के बारे में और नोट करिए कि ये लर्निंग जो होती है जनरेशन के बाद जनरेशन, ये लिटरेसी बेस्ड नहीं होती है, ये ओरल होती है और प्रैक्टिस से होती है। तो ये नोट करिए आप कि एजुकेशन के लिए वो एजुकेशन जो कम्युनिटी में एम्बेडेड होती है, उसके लिए लिटरेसी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये मैं नहीं कहता कि लिटरेसी नहीं थी हमारी यहाँ लिटरेसी थी। मगर ये आप नोट करिए लिटरेसी कहाँ थी? हमें ये फॉर एग्ज़ाम्पल पता है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले बेसिकली लिटरेसी जो थी साउथ एशिया में लिमिटेड थी बहुत और बेसिकली वो ट्रेडर्स में थी। और ट्रेडर्स कौन थे? वो लोग थे जो जिनको मुसलमान कहा जाता था, जो कि मुख्तलिफ शहरों में और ट्रेडिंग रूट्स के ऊपर रहा करते थे और जिनमें वो ईमानदारी की प्रैक्टिस करते थे। इसमें अल्लाह और मोहब्बत पे क्या ईमान था मगर वो लिमिटेड उस पे नहीं था। ईमानदारी के ऊपर बेस्ड थी उनकी बिलीफ और ईमानदारी ट्रेडर्स की प्रैक्टिस होती है। तो मुगलों की जो ईमान था वो ईमानदारी थी, वो एक वर्ब था, एक एक्शन था। जिसके थ्रू वो ईमानदारी के थ्रू एक बैलेंस और इक्विलिब्रियम लाते थे, जिसके थ्रू वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी होती थी। इसीलिए जब डिफरेंट किस्म के गोरे वेस्टर्न यूरोपियन कॉलोनाइज़र्स आए थे साउथ एशिया में, तो इतनी वेल्थ थी इस इलाके में। कैसे थी वेल्थ? अगर वहाँ के मुगल जिसको फॉर एग्ज़ाम्पल एम्परर्स और लुट थे, तो वहाँ के तो लोग इतनी तकलीफ में होते और तबाह होते जितने आज के लोग हैं हमारे यहाँ के। मगर ये तो नहीं था, वहाँ पे खुशहाली थी। आप एनवायरमेंटली फ्रेंडली थे, ठीक है? अ अ, ईमा जनरली ईमानदारी थी, ठीक है? ये नहीं कि लड़ाइयाँ नहीं होती, सब कुछ नहीं होता, सब कुछ तो होता है। मगर ये हालात नहीं थे जो अब हो गए हैं।
अब ये ऐसा कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि देखिए अब इसको इसमें आपको लैंग्वेज को समझने की ज़रूरत है, कि लैंग्वेज जो है ना बेसिकली एक लैंग्वेज होती है साइंस होती है। वो कैसे? क्योंकि लैंग्वेज जो है डिफरेंट कैटेगरीज़ और डिफरेंट क्लासिफिकेटरी सिस्टम्स की ये बेसिक्स लैंग्वेज होती है। तो वो कैसे डेवलप होती है? बेसिकली इसलिए कि जहाँ पे आप होते हैं, जहाँ पे आप लोग बढ़ते हैं, जहाँ पे आप आपके आबाओ-अजदाद बढ़ते हैं, उस इलाके की वो जो आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज बन जाती है। तो ऑब्वियसली आपका जो जियोग्राफिकल रीजन जिस जियोग्राफिकल रीजन में आप रहते हैं, आपके आबाओ-अजदाद रहते हैं, आपके एंसेस्टर्स रहते हैं, वही वही लोग उसी उसी जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर उनकी कंसेप्चुलाइज़ेशंस होंगे, उनकी जो बोली होगी, वो उसको रिप्रेज़ेंट करती होगी। डिफरेंट पौधे, जड़ी-बूटी, फल, दरख्त, जानवर, परिंदे, जो भी चीज़ है वहाँ पे कीड़े-मकोड़े, सबके नाम होंगे, सबके फ़ायदे होंगे, नुकसानात होंगे, उनकी आपस में क्या रिलेशनशिप्स हैं, ये बड़े नोट करिए। इंटर रिलेशनशिप्स क्या हैं आपस में? उन इंटर रिलेशनशिप्स पे गौर किया जाएगा। और वो सारी चीज़ें उनकी बोली में होंगी। वो क्यों? क्योंकि बोली रिस्पॉन्ड करती है कॉन्टेक्स्ट पे और जियोग्राफिकल जहाँ पे और बोली जो होती है वो इंसान बोलते हैं, तो चूँकि जहाँ इंसान रहते हैं तो बोली उसको रिप्रेज़ेंट करती है। तो बेसिकली हर बोली साइंस है और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है किसी भी बोली में। अब अगर लोग कहते हैं कि ये कि अंग्रेज़ी आज डेवलप्ड ज़बान है या लोग कहते हैं कि स्पेनिश और फ्रेंच और जर्मन डेवलप्ड लैंग्वेजेज़ हैं, जो भी कॉलोनियल लैंग्वेजेज़ हैं। तो उसकी वजह ये नहीं है कि स्पेनिश और इंग्लिश और पोर्चुगीज़ इन्हेरेंटली बेहतर ज़बानें और साइंटिफिक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि मैं आपसे ये आर्ग्यू करूँगा कि इंग्लिश के अंदर जो साइंटिफिक स्ट्रक्चर्स हैं, वो बड़े खतरनाक हैं और वो उससे हमको बच के रहना चाहिए। इस पे मैं बाद में आता हूँ और अगर मैं भूल गया हूँ तो मुझे प्लीज़ याद दिला दीजिएगा। ठीक है? पहले हम बात करते हैं कि जब आपकी जो जो साइंस होती है आपकी जब आपकी डिफरेंट होती है तो इंग्लिश क्यों बढ़ी? इसलिए बढ़ी क्योंकि अंग्रेज़ कॉलोनाइज़र्स थे। वो मुख्तलिफ़ इलाकों में दुनिया के गए और वहाँ पे जाके कब्ज़ा कर लिया। वहाँ के लोकल पॉपुलेशंस को मार दिया या कन्वर्ट कर दिया या सप्रेस करके एनस्लेव कर दिया। जो आज तक मेजॉरिटी जो हमारे यहाँ हैं, साउथ एशिया में और मुख्तलिफ़ कॉलोनाइज़्ड वर्ल्ड में, आज तक हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन सप्रेस्ड है और एक्सप्लॉइटेड है। कहीं भी इंडिपेंडेंस उनको नहीं मिल पाई। इसीलिए इतने परेशान रहते हैं, इसीलिए वो बेचारे पूरे वक़्त काम, 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 नौकरी, 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 पैसा, पैसे, पैसे के लिए भागते हैं। क्योंकि वो बेसिकली एन्ट्रैप्ड हैं, ठीक है? एक सिस्टम में जो कि सिस्टम उन्होंने नहीं बनाया बल्कि उन्होंने के मुल्क वालों ने भी नहीं बनाया। उनको वो मिल रहा है, अब उनके पास उसको चेंज करने की भी सलाहियत नहीं है। तो यही चेंज हमको करना है कॉलोनाइज़ेशन 3 के लिए। अब कॉलोनाइज़ेशन 2 से कॉलोनाइज़ेशन 3 में सिस्टम जा रहा है, वो कैसे? अब आप नोट करिए कि अब सारी बॉर्डर्स बढ़े चले जा रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, फिलीपींस, नेपाल ये हमारे जो मुल्क हैं, श्रीलंका, इनमें आप नोट करेंगे बहुत बड़ी एक परसेंटेज हमारी जो जीडीपी की होती है वो रेमिटेंस बेस्ड होती है। यानी कि हमारे लोग जो हैं वो बाहर जाते हैं और वहाँ से पैसा कमा के बाहर वापस भेजते हैं अपने मुल्क। इसे कहते हैं रेमिटेंस बेस्ड इकोनॉमी ना। अब नोट करिए कि हमारे मुल्कों की एक मेजर मेजर सोर्स ऑफ इनकम रेमिटेंस बेस्ड इकोनॉमी है। अब इस पे ज़रा गौर करिए मतलब क्या हुआ इसका? कि मुल्क जो है इंसान पैदा करता है और इंसानों को एक्सपोर्ट करता है और उन एक्सपोर्ट से पैसा जो आता है वो उसका रेवेन्यू होता है। तो ह्यूमन्स जो हैं वो एक मुल्क की गवर्नमेंट की सोच में वो इंसान नहीं है। वो एक एंटिटी है जो कि इकोनॉमिक मीन्स की और इकोनॉमिक सलाहियत रखता है और जो हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। इसीलिए तो देखिए हमारे जो वर्कर्स होते हैं ओवरसीज़ वर्कर्स हमारे मुल्कों से, उनका क्या हाल होता है? उनकी एम्प्लॉइज़ काउंसिल उनको कितना सपोर्ट करती हैं? कुछ नहीं। हालात उनके बुरे होते हैं। कितने मैं बच्चों को यहाँ जानता हूँ हमारे मुल्कों से, कोई भी मुल्क हो हमारा, किस तरह परेशान होते हैं, मगर उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है। क्यों नहीं है? जब आप अपने लोगों को भेजते हैं बाहर कि वो रेवेन्यू जमा करके भेजें वापस, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है ना उनके लिए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करते। तो मतलब क्या हुआ है सबका? अगर आप ये चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, देखें आप इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व अपने सामने आपको नज़र आएगा कि एक हमारे सामने हमारे बच्चों को कैसे एक्सप्लॉइट हो रहा है, उनके क्या हालात हैं, उनका क्या आ रहा है। तो फिर आपको ये नज़र आएगा कि हमारे मुल्क जो हैं इंस्टेड ऑफ हमारे लोगों में खुशहाली पैदा करें और लोगों को अच्छा करें, वो तो उन्होंने ह्यूमन फार्म्स खोल रखे हैं, ताकि ह्यूमन फार्मिंग में ओवर पॉपुलेशन हो। ओवर पॉपुलेशन से निकल के जो भी मुश्किल से निकल कर ऊपर आए, उसको वो उठा के ले जाएँ और बाकी जगह वैसे ही हाल रहे।
और क्या और गवर्नमेंट जो है उनके पैसे जो आएँगे उसके ऊपर वो अपनी करप्शन चलाएँगे और मिलिटरीज़ को बजट देंगे, जो कि वो पुलिस को बजट देंगे, एजुकेशन को नहीं देंगे, हेल्थ को नहीं देंगे, एनवायरनमेंट को नहीं देंगे, सोशल वेलफेयर को नहीं देंगे। तो जब आपकी सारी की सारी स्ट्रैटेजी जो हमारे इलाकों में है, वो वेपनाइज़ेशन पे है और पुलिसिंग पे है, तो ह्यूमन वेलफेयर तो ऑब्वियसली उसमें उसमें वो नहीं है फ़ोरफ्रंटेड। तो जब ह्यूमन वेलफेयर फ़ोरफ्रंटेड नहीं है, तो उसका नुकसान तो होगा ना। अब वो नुकसान हम देख रहे हैं आज। तो इस और ये बुरा होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के बाद तो बॉर्डर्स और बढ़ गए। रेमिटेंस जो भेज रहे थे वो उनको अब जॉब ही नहीं मिल रही है। मिडल ईस्ट में हालात बुरे हो रहे हैं, वो जहाज़ भर-भर के लोग वापस भेज रहे हैं। उन जहाज़ में से जो लोग आ रहे हैं उसमें आपको पता है कितना हाई प्रोपोर्शन लोगों को कोविड-19 लेकर आ रहे हैं। हमारे मुल्क उनको सही से कुछ कंट्रोल कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं। ठीक है? हमारे यहाँ की बॉर्डर्स बंद हो गए हैं। अब बताइए कि आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका से अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, आपके पास एडमिशन भी है, फंड्स भी हैं, तो आपके ख्याल से आजकल आपको वीज़ा मिल जाएगा? और वीज़ा मिल भी जाएगा तो आपकी एयर ट्रैवलिंग हो जाएगी आराम से। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं, तो आपको 2 हफ्ते के लिए वो क्वारंटाइन में भी बंद कर देंगे, वो भी एक्सपेंस होगा। तो आप नोट करिए कि बेसिकली क्या हुआ, कि जो एवेन्यूज़ थे लोगों के पास हमारे जैसे मुल्कों में, जैसे मैं खुद निकला और लोग निकलते हैं कि भाई अपने इकोनॉमिकली डेवलप कर लें अपने आप को किसी तरह, कि हमारे मुल्क में तो सिचुएशन है नहीं, तो किसी तरह कुछ कर लें। जब वो जो रास्ते थे वो भी बंद हो रहे हैं। यानी कि जो लोग उधर रहते हैं, वहाँ पे एक अचानक नंबर ऑफ पॉपुलेशन और बढ़ेगी क्योंकि जो रेमिटेंस जो लोग थे वो लोग वापस आ रहे हैं। जो लोग जाते थे वो जा नहीं सकते। तो जो एक ह्यूमन फ्लो से ह्यूमन मूवमेंट से एक पॉपुलेशन एक तरह से मैनेज होती थी, वो भी नहीं होगा। ठीक है, अब कोविड-19 और डिसीज़ेज़ और जो अनफॉर्च्यूनेटली ये कहर नज़र आ रहा है कि आ रहा है हमारी तरफ। पाकिस्तान में तो बहुत क्लियर है विद द लोकस्ट इन्फेस्टेशन, बाकी इंडिया में भी लोकस्ट आ रहा है। आई होप ये नहीं बढ़े मगर एंड आई होप इट कैन गेट कंट्रोल मगर अगर ये सब कुछ चलता रहेगा तो हमें ये भी नज़र आ रहा है कि ये कोविड के 19 के साथ-साथ जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के साथ-साथ जो कि आपका एक फ़ेमीन भी आ रहा है हो सकता है पोटेंशियली और अगर ये आया तो इसके इम्पैक्ट क्या होगा? हमारे मुल्क वैसे ही ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हैं। ह्यूज लॉस लोन्स में पाकिस्तान का एक ह्यूज प्रोपोर्शन जो बजट का है, वो तो सिर्फ़ लोन सर्विसिंग में चला जाता है। तो बाकी बचेगा क्या? उसमें से और जो बाकी बचता है, वो मिलिटरीज़ को चला जाता है। बचता क्या है? तो फिर ये देखिए हम ये सिलसिले चले चले जा रहे हैं, चले चले जा रहे हैं और ये कॉलोनाइज़ेशन 3.0 में और टाइट हो जाएँगे। सिर्फ़ वो लोग जिनके पास बहुत पैसा और रिसोर्सेज़ होंगे, वो लोग कर सकते हैं और उनके पास रिसोर्सेज़ होंगे तो वो अचीव कर सकते हैं चीज़ें, उनके बच्चे अच्छी नॉलेज हासिल कर सके होंगे, पढ़ सकेंगे और बाकी क्या होगा? हमारे इंस्टीट्यूशंस और हा हा बुरे हो टूटेंगे। अक्सर जगहों पे एजुकेशन आजकल बंद है या टूटी-फूटी है। ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में काम करता हूँ। आई नो दैट इट्स अ वेरी एलीट एंड अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन और वो एलीट इंस्टीट्यूशन क्यों है? क्योंकि इन अ सेंस मेरे सारे कॉलीग्स आर एक्सट्रीमली ट्रेन्ड, हाइली ऑब्वियसली वर्ल्ड लीडर्स इन व्हाटएवर दे डू, टॉप एक्सपर्ट्स। तो ऑब्वियसली जब एक यूनिवर्सिटी में इतनी हाई एक्सपर्टीज़ होगी, तो इतना जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम भी आएगी अचानक जैसे सबके पास आई कि वीक 3 में हम लोग वीक 3 तक हम लोग फेस टू फेस पढ़ा रहे थे और वीक 4 से हमको ऑनलाइन पढ़ाना पड़ा। तो मगर चूँकि इतनी एक्सपर्टीज़ थी, इतना एक्सपीरियंस था, इतने रिसोर्सेज़ थे, तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ने रिलेटिवली ईज़िली ट्रांज़िशन कर दिया। ब्रेक भी नहीं लिया हमने। वीक 3 तक गए फेस टू फेस वीक 4 ऑनलाइन हो गया। नो गैप्स। क्यों? क्योंकि एक स्टाफ और एक रिसोर्सेज़ है इनके पास। अब ये बताइए कि ऑब्वियसली हमारे मुल्कों में तो ये रिसोर्सेज़ नहीं है। तो स्टाफ इज़ नॉट एबल टू मैनेज और जहाँ-जहाँ वो कर रहे हैं तो जनरली काम अच्छा नहीं कर रहे। क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास वो एबिलिटीज़ नहीं है और चूँकि और मॉडल्स नहीं हैं इस वक़्त जहाँ से लोग कॉपी कर सकें। पैसे तो कर लेते हैं ना हम लोग कॉपी एंड पेस्ट करके कौन क्या अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, चलो इधर से उसे सीख लें। मगर ऑनलाइन एजुकेशन के बहुत सारे मॉडल्स अच्छे हैं भी नहीं। तो अब क्या करें? ये गैप आ जाता है। तो हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे स्टूडेंट्स और पीछे जा रहे हैं। पाकिस्तान में तो वो कर ये रहे हैं कि वो पिछले साल की एवरेज के ऊपर वो प्रमोशंस देकर एडमिशन अगली अगली यूनिवर्सिटी में दे देंगे लोगों को। अब ये बताइए कि जब लोगों के गैप्स होंगे नॉलेज के, पहले ही से उनको ज़्यादा नहीं आता था, पहले ही से गैप्स थे, उसके बाद क्या होगा? तो होने ये वाला है कि जो हमारी यहाँ मीडियोकर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो मीडियोकर से और भी बुरी होने वाली हैं और जो बुरी यूनिवर्सिटीज़ था, उनका एक्जिस्टेंस भी मुश्किल हो जाएगा। तो नॉलेज में गैप बढ़ेगा। इकोनॉमिक सिस्टम तो इस्टैब्लिश वो कर चुके हैं, वो ही चलाते हैं।
तो ये सब सारे सिलसिले हमें नज़र आ रहे हैं कि क्या हो चुका है हमारे साथ, क्या हो रहा है हमारे साथ और क्या होने वाला है। ठीक है? कि हमें नज़र आ रहा है इस वक़्त कि हमारे क्या हालात हैं। वो क्यों? क्यों? इसकी उसकी वजह ये है कि देखिए मैं आपको एक और नज़म सुनाता हूँ, ये अभी मैंने छापी नहीं है, बल्कि मैंने ये अभी कल-परसों ही लिखी है मगर मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, ये इसी टॉपिक के ऊपर है। अ, इसका नाम है ब्यूटीफुल टुमारो। ठीक है? मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन, आप लोग भी जाके पढ़ सकें। अ, ये आपको बताएगा अभी मैंने रिलीज़ नहीं किया, इसे फेसबुक पे भी नहीं व्हाट्सएप पे भी नहीं रिलीज़ किया है। तो आप लोग पहले लोग हैं जो इसको एक्चुअली सुन रहे हैं और देख रहे हैं। इसका नाम है ब्यूटीफुल टुमारो। ब्यूटीफुल टुमारो क्वेश्चन मार्क है ना? तो इंटोनेशन सही होना चाहिए मेरा। ब्यूटीफुल टुमारो इन द desolation of today, I hang on to the promises of tomorrow when life will be in harmony and struggles gone. I believe that things will change and I will fly again over the rainbows, looking down at forests and rivers, spotting wildlife as they enjoy their day. Waiting for tomorrow, I watch videos about nature and read books about wildlife. I imagine the future and think of stuff to bring along. And then I remember yesterday and today, where we pump more oil and burn more coal, cut more forests and mine more gold. And then I wonder how tomorrow will be. How will tomorrow be if today we kill each other and nature too? We build weapons and borders too. Will tomorrow be beautiful if today we neglect? तो आप नोट कर रहे होंगे इस पोएम का क्या मकसद है बेसिकली। देखिए हम ख्वाब तो देखते हैं कि बड़ी अच्छी-अच्छी दुनिया होगी हमारी। हमको लोग हर कोई अच्छी-अच्छी ख्वाब दिखाता है। चाहे वो हमारे सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स हों और मैं रिलीजन पे बात फिर बाद में करूँगा क्योंकि वो हमारे साउथ एशिया के लिए स्पेशली बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? चाहे वो हमारे रिलीजियस लीडर्स हों, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट के पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे वो हमारे ऑल तरह के लीडर्स हों। हमको रोज़ाना ख्वाब दिखाते हैं कि कल बड़ा अच्छा होगा, कल बड़ा अच्छा होगा, कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा। मगर हम ज़िंदा तो आज हैं, आज दुनिया हम देख रहे हैं और आज अच्छा नहीं है। तो आप ये बताइए कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग क्या एक्ट ले रहे हैं? आज हम लोग क्या एक्शन्स ले रहे हैं, जो कि कल को अच्छा बना सकती हैं? अगर आज हम कोई एक्शन ले ही नहीं रहे, हम बैठ के ख्वाब देख रहे हैं और वीडियोज़ देख रहे हैं और किताबें पढ़ रहे हैं और सोचों में लगे हैं और चीज़ें खरीद रहे हैं और क्या ले जाएँगे ये देख रहे हैं, इन चीज़ों में लगे हुए हैं, तो ये बताइए आप मुझे, तो दुनिया जो आपको नज़र आ रही है वो क्या है आज? मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए, ये दुनिया चेंज हो सकती है, बेहतर हो सकती है क्या? कल क्या वाक़ई खूबसूरत होगा? कैसे खूबसूरत हो सकती है कल? जब आज हम कुछ नहीं कर रहे कल की खूबसूरती के लिए। ये सवाल बनता है ना हमारे पास। ये सवाल है हमको जो इस वक़्त बहुत सीरियसली सोचने की ज़रूरत है, हर जगह। और ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर हमारे हालात आज इतने बुरे हैं और आज हम कुछ नहीं कर रहे, तो कल हमारे हालात इससे बुरे होंगे, अच्छे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम पिछले 70 साल से कुछ नहीं कर रहे, 80 साल से कुछ नहीं कर रहे। हम पिछले 100 साल से लड़ रहे हैं। हम पिछले 150 साल से लड़ रहे हैं। 1857 की जिसे वो कहते हैं म्यूटनी और जिसे कहते हैं हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद आपकी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में उसको पता चल गया कि अगर उन्होंने ब्रिटिश हिंदुओं और मुसलमानों को नहीं तोड़ा, तो वो लोग हो सकता है नहीं रह पाएँ। उसके बाद उन्होंने जो एफर्ट्स पहले शुरू कर चुके थे, एफर्ट्स वो पहले शुरू कर चुके थे। उसके जो एफर्ट्स थे उन्होंने रिडबल कर दिए। मैकाउले के मिनट 1835 के हैं, 1857 के नहीं हैं, उससे पहले के हैं। उनके एफर्ट्स पहले से शुरू हो चुके थे। 1857 तक हमारे लोगों ने हमारे बुजुर्गों ने ये देखा ये क्या हो रहा है और उनके समझ में आना शुरू हुआ कि क्या हो रहा है। उन्हें कहा इसको रोको। क्या किया अंग्रेज़ों ने? सबको मारा।
कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख नहीं, सबको मारा। सब एक ही थे। हम सब मिल के लड़ते थे अंग्रेज़ों के साथ। अब क्या हुआ? हम सब अंग्रेज़ों के अलग-अलग दोस्त हैं। हर कोई अंग्रेज़ों से अलग-अलग दोस्ती करता है और आपस में दुश्मन हैं। जो आपस में भाई थे, बहन थे, वो आपस में दुश्मन हो गए। जो हमारे दुश्मन थे, वो हमारे भाई-बहन हो गए। तो ये आप देख रहे हैं, ये है कॉलोनाइज़ेशन। हमारी सोचें, हमारी रिलेशनशिप्स, हमारी सोशल रिलेशनशिप सब बदल गई हैं। हमारी थॉट्स, हमारी आइडेंटिटी सब बदल गया है। इतना बदल गया है कि हमारा जो हम लोग थे वो था ही नहीं। जो हम लोग नहीं थे वो हो गए। तो ऑब्वियसली उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जब आप एक बैलेंस्ड हार्मोनाइज्ड सोसाइटी सिस्टम को, एक हार्मोनाइज्ड सोशियो सिम्बियोटिक सिस्टम को आप डिसहार्मोनाइज़ कर देंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू कैटेगरीज़ एंड न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड न्यू टर्म्स, जो कि वो रुकते ही नहीं है, वो करते चले जाते हैं। और जैसे-जैसे आप नोट करें वो ये टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, हमारे लोग टूटते चले जाते हैं। आप शुरू करिए रिलिजन से। रिलिजन से उन्होंने हमारे यहाँ तोड़ना शुरू किया। अब रिलिजन है क्या? रिलिजन एक कैटेगरी है ना, जिसको हम कहते हैं कि आजकल की ज़बान में अगर हम कहें, तो रिलिजन एक कैटेगरी है। रिलिजन क्या कैटेगरी है? जिसमें हम कहेंगे कि एक हिंदुइज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जूडाइज़्म, सिखिज़्म, बुद्धिज़्म, जो भी आप कहें, एक्स्ट्रा जो भी है, वो रिलिजन्स हैं। तो क्या मतलब कि रिलिजन खुद एक सिर्फ़ कैटेगरी है ना? कैटेगरी है। आप ये बताइए मुझे कि कैटेगरी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आपको अगर 5 फल 5 अगर मैं कहूँ कि ये देखो सेब है, केला है, अनार है, बैंगन है, तरबूज है, भिंडी है। ये आपको मैं चीज़ें दूँ तो हो सकता है नेचुरली इसके अंदर 2 कैटेगरीज़ बना लें। वो क्या होंगी? जो चीज़ें आप कच्ची खा सकते हैं और जो चीज़ें आपको पका के खाना होती हैं। अब उन 2 चीज़ों को फिर आप नाम भी दे सकते हैं, एक को फल दे दें, एक को सब्ज़ी दे दें। ये कैटेगरीज़ कहाँ से इवॉल्व हुई, कहाँ से इमर्ज हुई? आपकी बोली में इमर्ज हुई, आपके कॉन्टेक्स्ट से इमर्ज हुई। देखिए, हमारे यहाँ जियोग्राफिकली जनरली मोस्ट पॉपुलेशंस जो थी साउथ एशिया में प्री कोलोनाइज़ेशन, वो लिमिटेड जियोग्राफिकल रीजन्स में रहा करती थी। कोई वो मास ट्रैवलिंग नहीं था, कोई ईमेल नहीं थी, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई टीवी नहीं था, कोई गाड़ियाँ नहीं थी, कोई कोई इस तरह के हवाई जहाज़ नहीं थे, कोई इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी जो आज हमारे पास हैं। लोग जो हैं जनरली अपने रीजन में रहते थे, डिफरेंट इलाकों में शिफ्ट होते रहते थे। इसीलिए आप नोट करिएगा कि हमारा जो रीजन है और जनरली इंडिजिनस जो वहाँ पे कम्युनिटीज़ होती थी, वहाँ पे आप नोट करेंगे आर्किटेक्चरल रिमेन्स बहुत कम मिलते हैं। मिलते हैं, मगर कम मिलते हैं। वो क्यों? क्योंकि लोकल पॉपुलेशंस इंडिजिनस और ऑर्गेनिक मटीरियल से टेम्परेरी हाउसिंग बनाते थे और मौसम के लिहाज से और फिर वो मौसम-मौसम चेंज कर लेते थे। किसी अगर गर्मियों का मौसम है तो वो पहाड़ों पे चले जाते थे, उधर रहते थे और पहाड़ों सर्दियों का मौसम है तो नीचे आ जाते थे। आपको ये अभी भी नज़र आता है। आपको अगर देखेंगे तो हमारे प्लेन से पहाड़ों में माइग्रेशन जो है डिफरेंट कबीले, डिफरेंट ग्रोह, डिफरेंट ग्रुप्स अभी भी करते हैं। ये ट्रेडिशनल लाइफ़स्टाइल्स थे। इस लाइफ़स्टाइल्स में ना लिटरेसी की कोई ज़रूरत थी, ना रिलिजन का कॉन्सेप्ट था। क्यों? क्योंकि हर कोई एक-दूसरे को जानता था। ठीक है, लोग कोई डिफरेंट थे, बिलीफ जो भी होंगे, मगर आपको उनको नाम देके अलग-अलग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंस्टेड उसको प्लुरैलिटी में कंसीडर करना है। तो प्लुरैलिटी का कंसिडरेशन क्या मतलब हुआ कि एक प्लूरीलिंगुअल, प्लूरीकल्चरल, प्लूरीरिलिजियस ये रीजन था, जहाँ पे सारे बिलीफ सिस्टम्स और प्रैक्टिसेस एक्सेप्टेड थे। क्योंकि नोट करिए, ईमानदारी जो है वो एक एक प्रैक्टिस थी। अब ईमानदारी अगर आपकी प्रैक्टिस है, तो आप ये नोट करिए अगर आपकी ईमानदारी प्रैक्टिस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका क्या मज़हब है या किसी और का क्या मज़हब है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी क्या ज़ात है या उसकी क्या ज़ात है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका क्या है सोच है, उसकी क्या सोच है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने किसी और को, कोई भी हो वो, उसे धोखा दिया या नुकसान पहुँचाया, तो उसके साथ जो हो वो हो नहीं हो, वो तो एक अलग बात है। आपका ईमान टूट गया, आपकी ईमानदारी टूट गई। आप अल्लाह रसूल पे यकीन रखें, नहीं रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी ईमानदारी टूट गई। जब आपकी ईमानदारी टूट गई, तो आपकी प्रैक्टिस टूट गई। जब आपकी प्रैक्टिस टूट गई, तो नाउन का कोई पर्पस नहीं रहा। नाउन तो एक 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 पर एक्शन की तरफ ले जाता था ना, वो एक्शन तो टूट गया ईमानदारी का। जब ईमानदारी का एक्शन और वर्ब टूट गया, तो बाकी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो नोट करिए हुआ हमारे साथ ये है।
तो ईमानदारी जो थी वो ट्रेडर्स की प्रैक्टिस थी। आप नोट करिए जूडाइज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम जिनको ये कहते हैं इंटर रिलेटेड रिलिजन्स, ये तीनों ट्रेडिंग रूट्स पे ट्रेडर्स ने डेवलप किए थे डिफरेंट टाइम्स पे। और वो क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग्स में इंसाफ इंसाफ और ईमानदारी और दयानतदारी बहुत ज़रूरी है। जब ईमानदारी नहीं होती है आपकी ट्रेडिंग में, तो आप आज की दुनिया उठा के देख लीजिए। ये होता है बेईमानी का नतीजा, जो हम देख रहे हैं आज। चाहे वो बड़े-बड़े मुल्ला हों, चाहे वो पंडित हों, चाहे वो कोई भी हो। कहते एक बात है, करते कुछ और है। ठीक है? जब आपके जैसे कहते हैं ना कौल और फ़ेल में तज़ाद हो, यानी कि आपके कहने में और आपके करने में, आपके थॉट्स में और आपके एक्शन में कॉन्ट्रडिक्शंस हों, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पे यही है कि लोगों ने रिलिजन को नाउन बना लिया क्योंकि वो एक कैटेगरी हो गई, जबकि वो कैटेगरी नहीं थी, वो एक एक्शन था। जब आपने एक वर्ब को नाउन बना दिया और नाउन को आपने किताबों में पढ़ना सीख लिया और कहा इसे रट्टा मार लो और प्रैक्टिस छोड़ दो, तो आप उसका हाल वही होगा जो आज हो रहा है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, कॉलोनाइज़ेशन से हमको निकलना है। कॉलोनाइज़ेशन 2 से अब ट्रांज़िशन हो रहा है कॉलोनाइज़ेशन 3.0 में। हमें हमारे हालात और बुरे हो जाते हैं। मगर इस वक़्त एक ये अपॉर्च्युनिटी भी है। जब चीज़ें ट्रांज़िशन में होती हैं, जब चीज़ें फ्लक्स में होती हैं, तो एक अपॉर्च्युनिटी ये होती है कि चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो मैं 5-10 मिनट इसमें बात करूँगा और उसके बाद आई विल स्टॉप तो मैं आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन अगेन तो मैं आपको इस दफ़ा कुछ और दिखाता हूँ। अ, ये तो ये वो ऐसे है कॉलोनाइज़ेशन 3.0 जिसके बारे में आज हम टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये मेरे ये वर्ड फाइल है तो आपको पता है। तो मैं पूरा ऐसे नहीं पढ़ूँगा, आप लोगों ने देख लिया है। मैं फ़ोकस करूँगा सिर्फ़ 2 बातों के ऊपर। पहले ये कि हमको करना क्या है? ठीक है? तो हमारे पास पॉसिबल डायरेक्शंस क्या हैं, पॉसिबल सोच क्या है। तो पहले तो ये कि हमको ऑब्वियसली डीकोलोनाइज़ेशन का एस्पेक्ट जो है वो हर जगह चाहिए। सिर्फ़ ये नहीं कि हर एस्पेक्ट में सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, लीगल, डिफेंस, पॉलिटिकल, रिलिजियस, कल्चरल हर तरफ, हर चीज़ में हमको चाहिए। मगर ऑब्वियसली हम लोग जो हैं वो एजुकेटर्स हैं, लैंग्वेज के में इंटरेस्ट रखते हैं और एक तो उसकी वजह से हमारी अपनी इंटरेस्ट और एक्सपर्टीज़ इधर है। मगर उसके अलावा 2 वजूहात हैं, 2 रीज़न्स हैं, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि एजुकेशन से हमको स्टार्ट करना चाहिए। नंबर 1 क्योंकि हर मेंबर जो होता है लेजिस्लेचर का, जुडिशरी का, मिलिट्री का, मीडिया का, कहीं का भी आप हो, कोई भी आदमी हो, वो कहीं भी पहुँचता है, वो एजुकेशन के थ्रू जाता है। तो यानी कि अगर हम एजुकेशन को बेहतर करें, एजुकेशन में इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस हमारा गोल हो और उसे उसे रिफ़ॉर्म करें सही से, अच्छी तरीके से, अच्छी नीयत से, ईमानदारी से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ईमानदारी हो और सच्ची नीयत हो। अच्छी नीयत, ईमानदारी से इसे काम करें, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, अपनी एजुकेशनल प्रैक्टिसेज़ में रिफ़ॉर्म ला सकते हैं। उसके थ्रू हमारे स्टूडेंट्स जब वो ग्रेजुएट करके निकलेंगे, वो बेहतर सिटिज़न्स होंगे, स्ट्रॉन्गर सिटिज़न्स होंगे, मोर इंडिपेंडेंट होंगे, जिसके थ्रू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक चेंज आना शुरू होगा। दूसरा ये कि एजुकेटर्स जो हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबल हैं सोशियो इकोनॉमिक वेल-बीइंग के, है ना? हम लोग ज़िम्मेदार हैं। पाकिस्तान में मैं बचपन में मुझे याद है कि लोग कहते थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफ़ेट जो थे, वो तो टीचर थे। उस यानी कि कहते हैं कि टीचिंग जो है वो तो कहते थे कि टीचिंग जो है प्रॉफ़िट्स का प्रोफ़ेशन है। जब आप नोट करें जब कहा जाए इसके बाद कहते हैं टीचिंग जो है प्रॉफ़िट्स का प्रोफ़ेशन है, तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रॉफ़िट्स और टीचर्स सोशियो सिम्बियोटिक आपकी सोशल वेल-बीइंग के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब आजकल प्रेज़ेंट में हमारे टीचर्स ही खुद ही अनअवेयर हैं कि वो जो पढ़ाते हैं, जो वो करते हैं, उससे फ़ायदा नहीं, उससे नुकसान हो रहा है। तो ऑब्वियसली वो जो करा रहे हैं उससे नुकसान हो रहा है, उनको पता भी नहीं है। तो अगर हम उनको सब पहले नहीं बताएँगे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको नहीं पता चलेंगी कि टीचर्स तक हम पहुँचे और टीचर्स को हम समझाएँ कि वो जो प्रैक्टिसेज़ कर रहे हैं, जो इस वक़्त करिकुलम में प्रैक्टिसेज़ हैं, उसको चेंज करना है। क्यों? क्योंकि जो वो अभी कर रहे हैं उसके नतीजे वो देख लें, ऑब्ज़र्वेशन में। उनको कोई किताबें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई लिटरेचर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये लिटरेचर में तो लोग किताबों में झूठ भी बोलते हैं। आप उनसे बहुत सिंपली सही दिखाइए कि भई देखिए हम लोग तो अपने बच्चों को ये पढ़ाते आए हैं पिछले 25 साल से 40 साल से आपने खुद भी पढ़ा है। मगर आप देखें इधर बाहर क्या है, कचरा पड़ा हुआ है, देखो ये बिल्डिंग टूट रही है, ये गटर टूटा हुआ है, ये नाले टूटे हुए हैं, देखो ये पत्थर सीलिंग जो है आधी टपक रही है। ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करा दें भई, कोई मुश्किल तो नहीं है ऑब्ज़र्व कराना कि बच्चे नंगे बह रहे हुए हैं, बच्चे लो सड़क पे लोग सो रहे हैं, नाला पानी का गंदा है, नदी पानी की गंदी है।
मछली मरी हुई है नहीं, कोई परिंदे हैं नहीं ज़्यादा। तो ये चीज़ें तो ऑब्ज़र्वेशन में है ना। उनको कहें भई ये देखो ये हो रहा है और अब क्योंकि हम लोग टीचर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम पहले खुद सीखें और फिर अपने बच्चों को सही सिखाएँ और उनको सही राह पे ले जाएँ। ताकि हमारे स्टूडेंट सही होंगे, तो सब कुछ सही होगा। और ये टीचर्स को आप अगर बताएँगे, टीचर्स को शेयर करेंगे तो हमारे टीचर्स अच्छे लोग होते हैं। पे अक्सर टीचर्स क्यों टीचर्स बनते हैं? क्योंकि उनको उनकी कमिटमेंट होती है ना अपने बच्चों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ। इसलिए हम टीचर्स बनते हैं। तो हम जब हमारा मकसद ये होता है। मगर ऑब्वियसली अगेन चूँकि हमें वेस्टर्न एजुकेशन है और वेस्टर्न कॉलोनियल एजुकेशन जो हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ भी पढ़ाती हैं और जो हमारी खुद मिनिस्ट्रीज़ एनफोर्स करती हैं हम पे। तो ये चीज़ें हमको तबाही की तरफ ले जा रही हैं, तो इसको हमें चेंज करना है। तो बेसिकली हम किसी और से तो कुछ नहीं कह सकते, मगर हम लोग खुद अल्टरनेटिव्स क्रिएट कर सकते हैं। अपनी कम्युनिटीज़ में खुद अल्टरनेटिव्स क्रिएट कर सकते हैं, अपने टीचर्स को गुड गाइड कर सकते हैं, अपनी स्कूलों में अपने कलीग से बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है? अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स से बात कर सकते हैं, जो भी हम अपनी लोकल कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं, वो करें। जैसे कर सकते हैं, करें। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे, आज आप एक्शन नहीं लेंगे, तो क्या कल जो है खूबसूरत सुबह होगी? तो एक्शन तो हमको लेना है। अब वो जो आप लिखेंगे वो आप लीजिए। देखिए नोट कीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है डीकोलोनाइज़ेशन इज़ परहैप्स अ वेरी पर्सनल सॉर्ट ऑफ अ थिंग। मैंने कहीं ये लिखा हुआ भी है, कहीं वो बाद में। खैर इंडिया मैंने लिखा है। डीकोलोनाइज़ेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड इन मेनी वेज़ इट इज़ एन इंडिविजुअल एंड पर्सनल वन। ठीक है? एब्सोल्यूटली। कोई और आपको डीकोलोनाइज़ नहीं कर सकता, आपको खुद ही करना पड़ेगा। आपको खुद सोचना पड़ेगा, आपको खुद रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, आपको खुद ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। और अपने चारों तरफ देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। और उसके थ्रू आप अपने प्रोसेस पे होंगे, इसका कोई एक रास्ता नहीं हो सकता। मगर ये है कि जो भी रास्ता है वो सही है। क्योंकि आप ये नोट करिएगा ईमानदारी के रास्ते पे आप चलना शुरू करें, आप जो भी आज हो रहा है इतना बुरा तो नहीं होगा ना, इससे तो बेहतर ही करेंगे ना। अगर जो बेईमानी से हटकर ईमानदारी पे आ जाएँगे, ठीक है दुनिया बदल नहीं जाएगी, मगर बेहतर तो होना शुरू होगी ना। और बेहतरी की तरफ हम जाना शुरू करेंगे, तो चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर होती हैं। तो इसमें एजुकेशन के हवाले से मेरी 6 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इनको मैं ऐसे में भी डिस्कस किया है और इससे ज़्यादा मैंने इनको जो आपके वो तो 3 पार्ट ऐसे हैं अनमेकिंग ऑफ पैराडाइज़ उसके स्पेशली पार्ट 2 और पार्ट 3 में इसके सारी बेसिस हैं। ये जो 6 पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट नंबर 1 कि गोल ऑफ एजुकेशन जो है ना वो लिटरेसी जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है? लिटरेसी टूल होना चाहिए, गोल नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत सिंपली मैं लोगों को कहता हूँ, मैंने पिछली टॉक में भी मैंने आपसे कहा था कि आप दुनिया में चीज़ों को 2 तरह से कैटेगराइज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत तरह से कर सकते हैं और करिए, मगर 2 तरह से मैं कहूँगा कि एक आप एक तरीका और ऐड कर लीजिए। वो तरीका ये है कि हर चीज़ को आप या तो कहिए कि वो फ़ाइनाइट है या वो इन्फिनिट है। यानी कि हवा फ़ाइनाइट है, पानी फ़ाइनाइट है ना? ज़िंदगी फ़ाइनाइट है, जानवर फ़ाइनाइट हैं, परिंदे फ़ाइनाइट हैं। मगर दूसरी तरफ चीज़ें इन्फिनिट हैं। इन्फिनिट कैसी चीज़ें होती हैं? जैसे मनी, पैसा, पैसे की कोई लिमिट नहीं है। नॉलेज, नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है? ये जो चीज़ें हैं, मसलन नॉलेज और पैसा ये इन्फिनिट हैं। तो इन्फिनिट की कैटेगरी में जो भी चीज़ होती है, उसको अपना गोल कभी नहीं बनाइए। उसको सिर्फ़ रिसोर्स समझिए। वो क्यों? क्योंकि अगर आपने नॉलेज को या पैसे को गोल बना लिया, तो आप तो अपने आप को फेलियर के लिए सेटअप कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि आपने गोल ऐसा चूज़ किया है जो इन्फिनिट है। आपके पास कभी सारी नॉलेज नहीं आ सकती, आपके पास कभी सारा पैसा नहीं आ सकता। तो अगर नहीं आ सकता तो वो गोल्स का भी फ़ायदा क्या है? और अगर आप उनको गोल बना लेंगे तो आपकी बाकी चीज़ें हट हट जाएँगी। आपको फाइनाइट पे नहीं देखेंगे, आप सिर्फ़ इन्फिनिट पे देखेंगे। इसकी वजह से आप फाइनाइट को तबाह कर सकते हैं, जो कि आज की दुनिया में हो रहा है। हमारी एजुकेशन का गोल नॉलेज, 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 नॉलेज। पीएचडी का मतलब नॉलेज प्रोडक्शन। पीएचडी कैसे करोगे? लिटरेचर में गैप निकाल कर, नॉलेज गैप निकाल के। नॉलेज, 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 नॉलेज। नॉलेज हमारा फ़ोकस है। लिटरेसी हमारी फ़ोकस है। आप नोट करिए अगर हमारी गोल ही इन्फिनिट है तो हम अचीव कैसे कर सकते हैं और उसका फ़ायदा क्या है? तो इसको हमें रिवर्स करना है। तो हमारा गोल नॉलेज नहीं है, हमारा गोल लिटरेसी नहीं है, हमारे गोल पैसे नहीं है। मगर पैसा, नॉलेज, लिटरेसी रिसोर्सेज़ हैं, जो रिसोर्सेज़ हम इस्तेमाल करके चीज़ें अपनी फ़ाइनाइट में बेहतर कर सकते हैं। तो इन्फिनिट कैटेगरी के अंदर जो भी चीज़ है, वो रिसोर्स है, वो कभी गोल नहीं है। तो अगर आप इसको समझें और इसको समझ के अप्लाई करना देखें कि इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आप नोट करेंगे कि हमारी ज़िंदगी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अब हम इस पे नहीं लगे कि हमको हर चीज़ आना चाहिए।
हमें इसलिए नहीं लगे कि रट्टा मार के हमें सारे टर्म्स आना चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग मेरे साथ कोर्स कर रहे हैं कोविड-19 का, जो मेरे इस सेमेस्टर के मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में, उनको ये एक्सपीरियंस हो रहा होगा कि मैं उनको ये नहीं कहता ये पढ़ो, ये डेफिनिशन रट्टा मारो, ये डेफिनिशन रट्टा मारो, तुम्हें ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। नहीं, मैं इंस्टेड ये कहता हूँ कि तुम मुझे कुछ करके बताओ कि ये तुम्हारी कम्युनिटी में प्रॉब्लम है, अब तुम लैंग्वेज को और सोशियो सिमियोटिक्स की अंडरस्टैंडिंग्स लेकर इस कम्युनिटी की इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश करो। तो नॉलेज जो हुई, वो अब रिसोर्स हो गई, वो गोल नहीं है। गोल क्या है? वो रिसोर्सेज़ क्रिएट करना जिसको कम्युनिटी में हम इस्तेमाल करके अपनी कम्युनिटी को बेहतर कर सकते हैं। वो हमारा गोल है। नॉलेज रिसोर्स है, ठीक है? अगर आप इसको डिस्टिंक्शन को वाज़ेह रखें, आप समझ के इसको इस्तेमाल करें, अपनी यूज़ करें, तो आप देखेंगे कि हम अपनी कम्युनिटीज़ को हार्मोनाइज़ करने शुरू कर देंगे आहिस्ता-आहिस्ता। ठीक है, एजुकेशनल पॉलिसीज़ और करिकुलम में सारी चीज़ें ये नहीं आ रही हैं, हमें पता है। अब इसको हमको एडजस्ट भी करना है, अल्टरनेटिव्स भी क्रिएट करना है। अब ये सारे काम हमारे हैं और ये हमको करना है, मगर ऑब्वियसली और हर किसी कॉन्टेक्स्ट आप हर कोई जो भी इधर है, जो सुनेगा, उसके सिचुएशंस डिफरेंट हैं। आपको अपनी डिफरेंट सिचुएशंस के हवाले से सोचकर आपको इसको ट्राई करना होगा। की पॉइंट ईमानदारी, अच्छी नियत, बदनीयत नहीं। नियत में आपका ईगो नहीं, नियत में ये नहीं कि मेरे पैसे मिलेंगे तो मेरा प्रमोशन होगा, कि मेरा रेपुटेशन होगा, कि मैं चार्ज करूँगा लोगों को अपने पैसे इतने कि मुझे फीस मिलेगी, कुछ नहीं। आपकी नियत साफ होना चाहिए और आप ईमानदारी से काम कीजिए। ये दोनों चीज़ें आप लेके चलिए तो आप आगे बढ़ेंगे, बस, बाकी कुछ नहीं है। और नोट करिए ईमानदारी, आपने अगर किसी के साथ बेईमानी की तो आपने अपना ईमान तोड़ दिया, अपनी ईमानदारी तोड़ दी, अपना एक्ट तोड़ दिया। तो जब आपका एक्ट टूट गया तो फिर ना उनकी कोई वैल्यू नहीं रही। तो इसीलिए आप सारी तरफ देख सकते हैं। तो नोट करिए कि सेकंड पॉइंट इज़ नॉट डिज़ाइन्ड टू ओनली प्रिपेयर पीपल टू वर्क फॉर अदर्स फॉर पेटी वेजेस। भाई अगर सब हमारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करके दूसरों के लिए नौकरी कर सकते हैं, तो हम उनको इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे, हम तो उनको डिपेंडेंट बना रहे हैं। वही कॉलोनाइज़ेशन 2.0 है ना? So we need to consider the needs of the community and then train the residents to learn to address those needs. कि जो लोग वहाँ पे रहते हैं जिस कम्युनिटी में, उस कम्युनिटी को में क्या नीड्स हैं, वो खुद ही बताएँ, वो खुद ही हल करें, खुद ही मिल के करें। स्कूल्स, कॉलेजेस, लोकल पॉपुलेशंस एक ही होते हैं, आपस में मिल के काम करते हैं और उसको मिलके काम करने के लिए यू हैव टू वैल्यू ऑल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। सिर्फ वो नहीं, जो कि अंग्रेज़ों के और कॉलोनियल इन बुकों में और लैंग्वेज में होती हैं। डिफरेंट नॉलेज स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को समझने की ज़रूरत है, कि लोग क्यों प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जियोग्राफिकल थिंकिंग के ऊपर फोकस करिए। मैंने एक डिस्कशन किया था इस पर व्हिच एक्चुअली वाज़ अ वेरी लॉन्ग लेक्चर, आज इतना लॉन्ग नहीं होगा, बट स्पेंट ऑलमोस्ट 2 आवर्स जिसपे मैं जियोग्राफिकल थिंकिंग की बात की थी और उसका लिंक भी वो भी लेक्चर जो है, सेशन जो है वो यूट्यूब के ऊपर है। वो भी बोली के अंदर है। तो आप जियोग्राफिकल थिंकिंग के ऊपर फोकस कीजिए और जियोग्राफिकल थिंकिंग पे काम कीजिए। टेक्स्ट बेस्ड, लिटरेसी बेस्ड, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड काम नहीं करिए। ये हमको नुकसान में ले जाता है क्योंकि ये हमको सिर्फ़ सोचों में लगा के रखते हैं और बातूनी बातों और किताबों में लगा के रखते हैं और हमको ऑब्ज़र्वेशन से, हमारी करंट कंडीशन से, अपनी जियोग्राफी से हटा देते हैं। तो इसके नतीजे में हम जो हैं इनकी नॉलेज को समझते हैं बड़ी अच्छी है क्योंकि इसमें बड़े टर्म्स हैं जो दुनिया जहाँ को बताते हैं। भाई दुनिया जहाँ को चीज़ें बताएँ नहीं बताएँ, हमें अपनी चीज़ें मालूम होना चाहिए। आप ये देखिए कि हमारे बच्चे कहीं भी हों हमारे मुल्कों में, शहरों में, अक्सर को अपने अपने इलाके के, अपने जियोग्राफिकल रीजन के जो मुख्तलिफ दरिया हैं, जो मुख्तलिफ झीलें हैं, जो मुख्तलिफ जानवर हैं, परिंदे हैं, मछलियाँ हैं, उनके तो नाम पता नहीं है। मगर क्लास 8 के बच्चे को आप डैफ़ोडिल्स पूछिए, वो आपको रट फट-फट कर सुना देगा या सुना देगी। तो नोट करिए कि हमको उनकी चीज़ें पता ज़्यादा हैं, अपनी नहीं पता। तो अपनी नॉलेज को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है और उसका पर्पस लोगों को इंडिपेंडेंस देना और अपनी रिसोर्सेज़ को खुद मैनेज करना और इसके लिए हमको सबके साथ मिल के काम करना है। पेरेंट्स, कम्युनिटी लीडर्स, बच्चे खुद और जो कम्युनिटी में लोग होते हैं, डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशंस में इंटीग्रेटेड इसको मिला के सोचना है कि हमको अपनी एजुकेशन को किस तरह बचाना है और किस तरह उसको रिफ़ॉर्म करना है और उस रिफ़ॉर्मेशन के थ्रू हमें अपने लोगों को इंडिपेंडेंट करना है और उनको सलाहियत देना है कि वो इंडिपेंडेंट हों, नॉलेजेबल हों और फालतू की फ़सादात में और डिस्क्रिमिनेशन में, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन लैंग्वेज पे हो या रेस पे हो या रिलिजन पे हो,
या किसी और वजह पे हो, उससे हटाना है। क्योंकि कोई भी वो डिस्क्रिमिनेशन करे, वो अपनी ईमानदारी को तोड़ देते हैं। तो इसको उनको हटाना है उधर से, क्योंकि ईमानदारी हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ईमानदारी में हर किसी का भला है, किसी को नुकसान नहीं है। और बेईमानी में हर किसी का नुकसान है, किसी को फ़ायदा नहीं है। तो बस बेसिकली ये है कॉलोनाइज़ेशन 2 पॉइंट का पर्पस, इस टॉक का पर्पस, कि हम लोग इस पे गौर करें कि हमें क्या करना है और हम किस तरह कर सकते हैं। और ये इस एक तरीका नहीं है। मैंने आपको खासी एग्ज़ाम्पल्स पहले भी दी हैं और मैं देता चला जाऊँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि डिफरेंट सेशंस पे और रिसोर्सेज़ शेयर करता रहूँ। मगर आप लोग भी प्लीज़ मेरे साथ काम करिए, मगर अकेला नहीं काम है। आप लोग सब मिलके इस पे काम करेंगे, हम लोग सब मिलके इसके ऊपर सोचेंगे, अपने-अपने तरीके से। ये नहीं कि अहमद भाई जो हैं वो बताएँगे क्या करो, नहीं। आप खुद सोचकर अपने जहाँ पे हैं, बस ईमानदारी और साफ नियत से काम करें, बस ये है। और आप लीजिए तो आप आहिस्ता-आहिस्ता अपनी कम्युनिटीज़ में खुद आप देखेंगे कि आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी। क्योंकि इसके अलावा कहीं और नहीं जा सकते। तो ये हम सबका काम है, क्योंकि हम सब एजुकेटर्स हैं। अगर हम टीचर्स हैं और टीचिंग जो है वो एक एक प्रोफ़ेशन जो है वो एक हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि हम अपनी कम्युनिटी को, सिर्फ़ अपने स्टूडेंट्स को नहीं जो हमें फ़ीस पेज़ करते हैं या हमारे जहाँ पे जॉब करते हैं, नहीं। एज़ अ टीचर हम 24/7 टीचर हैं। ऐसा टीचर नहीं है कि हम स्कूल जाते हैं तो जिससे तनख्वाह लेते हैं बस उसी वक़्त टीचर, नहीं। हम पूरे वक़्त 24/7 टीचर हैं और एज़ अ टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सिर्फ़ अपने स्टूडेंट्स नहीं, बल्कि पूरी कम्युनिटी को, हर किसी को, चाहे वो हमारा हो या नहीं हो, हम उसको बेहतरी की तरफ लेकर आएँ। क्योंकि अगर लोग बेहतरी की तरफ आएँगे, तो हम भी बेहतर होंगे। ये नोट करिए, यही बात है ईमानदारी की। जब ईमानदारी में लोग बेहतर होते हैं, एक-दूसरे को बेहतर करते हैं, तो खुद भी बेहतर होते हैं। दूसरों की बेहतरी से खुद बेहतरी होती है। और नोट कीजिए, दूसरों को नुकसान पहुँचाने से अपने को नुकसान पहुँचता है। किसको फ़ायदा होता है? हमारे यहाँ देखिए हर साल मिलिट्री बजट बढ़ते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक-दूसरे को नुकसान पहुँचा रहे हैं और उसके नतीजे में हमें और नुकसान पहुँच रहा है। तो हमें ये वायलेंस खत्म करना है, बिल्कुल खत्म करना है, ज़ीरो वायलेंस। और क्योंकि वायलेंस की गुंजाइश नहीं है ईमानदारी में। ये हिस्ट्रीज़ जो हमें बताते हैं कि वायलेंस की, ये सारी हिस्ट्रीज़ झूठी हैं। मैं जियोग्राफिकल थिंकिंग वाले सेशन के ऊपर बहुत इत्मीनान से आप लोगों को इस पे डिस्कस किया था कि ये जो है रमज़ान के ज़माने में हुआ करता था, कि हज कब हुआ करता था। मैंने आपको ये बताया कि इस्लाम साउथ एशिया में कैसे आया और ये कि मोहम्मद बिन कासिम की जो कहानियाँ हैं ये झूठी हैं। और ये क्यों है? क्योंकि वायलेंस क्रिएट करना है इनको। किसने बनाई? क्योंकि ये ब्रिटिशर्स बनाते हैं। हमारे पास अपने रिकॉर्ड खत्म हो गए, हमारे अपने जो, नोट करिए ना आप देखिए, हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम साउथ एशिया में जितना इन्होंने जेनोसाइड किया और जिस तरह इन्होंने सप्रेशन किया, तो बेसिकली जो लोग इनकी बातों में आए नहीं, या तो इनके साथ मिल गए या डर के छुप गए। इसके अलावा तो लोग बचे ही नहीं। जिन लोगों ने आवाज़ उठाई उनको इन्होंने मार दिया। ये तो हमें पता है। ये तो फैक्ट है, इसमें से कोई छुपाने की बात नहीं है, सबको मार देते हैं। अभी भी मार देते हैं। जिसको जो पसंद इनको नहीं आता मार देते हैं। देखिए यही इन्होंने किया। तो ऑब्वियसली उस प्रेशर से, उस डर से, उस खौफ से, फिज़िकल वायलेंस की खौफ से, हमें पूरे वक़्त ये खतरा रहता है कि हमको मार दिया जाएगा। जब इस खतरे में आप होंगे, तो आपका एक्जिस्टेंशियल जब खौफ होगा आपको, डर होगा, तो आप कैसे अच्छा काम कर सकते हैं? तो ये खौफ हमको हटाना है, ताकि ये वायलेंस को हमको खत्म करना है, ताकि वायलेंस से जब हमें जान छूटे तो हम अच्छे काम करना शुरू करें और फ़ोकस करें इस पे। ठीक है? बस मैं आई दैट्स प्रोबब्ली ऑल आई वांट टू से, बाकी तो आप लोगों ने ऐसे खुद ही पढ़ लिया है। तो आई विल स्टॉप हियर, और आई विल बी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चन्स आप लोगों के पास, इफ यू वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन्स और इफ यू वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग। जी, काशिफ़ा प्लीज़। थैंक यू सर, इट वाज रियली वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर मी। मैं एक्चुअली वर्ल्ड इंग्लिशेस पढ़ा रही हूँ यूनिवर्सिटी में, तो मैंने देखा कि काफी सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आज मुझे खुद एज अ टीचर मुझे खुद आज पता चली है आपके थ्रू कि साउथ एशिया का इंग्लिश का स्प्रेड जो था वो कॉलोनियलिज्म से हुआ, वो ट्रेड से हुआ। तो सर यहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप क्या समझते हैं कि यहाँ यहाँ भी ये ट्रेडर्स गए हैं, इन्होंने अपनी लैंग्वेज को जो मुकामी लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज जो है, उसके साथ पिजनाइजेशन का जो प्रोसेस इसका आया है, उसके बाद ये क्रियोल में गई और आहिस्ता आहिस्ता स्लोली बट स्टडली ये रजिस्टर्ड लैंग्वेज बन गई। तो क्या ये सारा ट्रेडर्स
का ही रोल है या वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका भी इसमें कोई रोल है? लोकल की तो मजबूरी थी ना कि ट्रेडर आया तो उसके साथ उन्होंने जाहिर है कि कोई लैंग्वेज क्रिएट करनी है, लेकिन क्या ये ट्रेडर्स के थ्रू ही फैली है जैसा कि हम देखिए साउथ एशिया की बात करते हैं? नहीं, आप देखिए, आप आई थिंक आई नीड टू क्लैरिफाई। जब मैं ट्रेडर्स की बात कर रहा था तो मैं बस बता रहा था कि वहाँ पे जो मुसलमान होते थे साउथ एशिया में वो ट्रेडर्स थे। इसीलिए देखिए उन्होंने ट्रेडिंग की, उन्होंने अपनी लोकल पिजन्स बनाई जिसको हम उर्दू, हिंदुस्तानी कहते हैं। इंटरेस्टिंगली आपको पता है कि अगर आप हिंदी के टेक्स्ट अगर आप चाहें तो हिंदी के आपको ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स मिल जाएँ 13th सेंचुरी से 12th सेंचुरी से, गेस व्हाट, आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो क्यों? जी, क्योंकि हिंदी में कुछ लिखा नहीं जाता था, उर्दू में भी कुछ नहीं लिखा जाता था। कि हिंदी और उर्दू बेसिकली एक बोली थी, एक अवामी ज़बान थी। जो ट्रेडर्स की जो ज़बान थी वो पर्शियन थी, क्योंकि वो पूरी रीजनल थी। ठीक है? पर्शियन जो है वो लिंगुआ फ्रैंका का काम करती थी उस ज़माने में और लोकल बहुत सारी मुख्तलिफ बोलियाँ थी। अंग्रेज़ जो थे वो ट्रेडर्स बन के तो आए थे मगर अंग्रेज़ कॉलोनाइज़र्स थे, मुसलमान कॉलोनाइज़र्स नहीं थे। अब इसमें डिफरेंस है बड़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये नोट करिए कि यूरोपियन कॉलोनाइज़ेशन से पहले मुसलमानों की ट्रेडिंग नेटवर्क्स हर जगह थे। यहाँ तक कि वो ऑस्ट्रेलिया में भी नेट करते थे, 9th सेंचुरी में आ चुके थे। आपके फिलीपींस, चाइना, इंडोनेशिया, सारे थाईलैंड, सब इलाकों में मुस्लिम ट्रेडर्स जाते थे। मगर आप ये नोट करिए कि जब यूरोपियन कॉलोनाइज़ेशन शुरू हुआ, तो उस इलाके में हर जगह डाइवर्सिटी थी, रिलीजियस डाइवर्सिटी थी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी थी, कल्चरल डाइवर्सिटी थी, जिस तरह की भी आप कैटेगरी बना दीजिए, वो हर कैटेगरी हर की में हर जगह डाइवर्सिटी थी। तो उसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम ट्रेडर्स ने वहाँ पे कॉन्कर नहीं किया, लोगों को रिप्लेस नहीं किया, लोगों को फोर्स नहीं किया, बल्कि लोगों के साथ से तिजारत की ईमानदारी से और वापस चले गए और रहे भी तो ईमानदारी से उधर ही के होकर रह गए और उन्हें उधर ही की बन गए, उधर ही की उन्होंने लोकल शादियां की, उधर ही आर्ट क्रिएट किया, उधर अपनी बोली बनाई, उधर ही जिंदगियां बनाई। ये जो वायलेंस की जो हमको हिस्ट्रीज बताते हैं ना, ये वायलेंस की हिस्ट्रीज आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ी है, वायलेंस की हिस्ट्रीज आपको डॉक्यूमेंट्रीज में भी दिखाते हैं, वायलेंस की हिस्ट्री आपको ये इंसाइक्लोपीडिया में पढ़ाते हैं। हर जगह आप चले जाइए, आपको सिर्फ वो वायलेंट हिस्ट्रीज के सोर्सेज देते हैं। ये सारी हिस्ट्रीज झूठी हैं, ये इन्होंने लफाजी में बनाई हुई हैं, कुछ उसमें कुछ सच नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा सच होता, अगर उससे के पहले के मुसलमान एम्पायर इतनी जालिम होती, तो ये बताइए कि वो सबको मार नहीं चुकी होती। सारी ज़बानें और सारे कल्चर्स और सारे सिविलाइजेशंस और इंडिजिनस पॉपुलेशन सारी पहले ही नहीं मर चुकी होती, मर मर चुके होते। गन पाउडर तो पहले से आ चुका था चाइना के पास से, जी, बाकी तो बिल्कुल। नेविगेशन और मैथमेटिक्स और सारी चीजें तो इधर इनके पास थी। तो मतलब ये हुआ कि इससे पहले जो सो कॉल्ड ट्रेडर्स थे वो ट्रेडर्स एम्पायर बिल्डर्स नहीं थे, वो सिर्फ ट्रेडर्स थे इस इलाके के, वो एम्पायर बिल्डिंग नहीं करते थे। एम्पायर बिल्डिंग एक बहुत ही वेस्टर्न यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, जिसके थ्रू वो ये कहते हैं कि ये हमारी बाउंड्रीज बना दी हमने और इस बाउंड्री के अंदर हर चीज हमारी है, हर चीज को हम ओन करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, और ये नोट करिए कि उन्होंने खुद तो ये किया और जब वो गए तो उन्होंने इसको बढ़ा दिया। वो कैसे? क्योंकि उन्होंने फिक्स बाउंड्रीज बना दी जियोग्राफिकल, कि ये इंडिया की बाउंड्री और ये पाकिस्तान की बाउंड्री और ये बिल्कुल, बांग्लादेश। ठीक है, एक तो वो लड़ते रहते हैं उस बाउंड्रीज पे। उन लड़ने के अलावा ये बाउंड्रीज क्यों बनाई, किस बेसिस पे बनाई, और ये बाउंड्रीज हैं क्या? नोट करिए, ये बाउंड्रीज कहीं पहले तो एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये बाउंड्रीज अचानक कैसे एग्जिस्ट करने लगी? अचानक दुनिया में 200 मुल्क कैसे बन गए? पहले तो नहीं थे, कोई भी मुल्क नहीं था। आज से 200 साल पहले तो कोई भी मुल्क नहीं था ज्यादा, हमारे इलाके में तो कोई मुल्क नहीं थे, कोई मुल्क था ही नहीं, इस इलाके का नाम भी नहीं था। लोग कहते थे जो कहते थे। हमें नाम जो दिया है इंडियन, मुस्लिम, ये मुस्लिम और इंडियन, इस्लाम, ये सारे अंग्रेजी के टर्म्स हैं, ये भी हमारे सही। टर्म्स नहीं है। ये हमारी बोली का टर्म नहीं है, रिलीजन हमारी बोली का टर्म नहीं है, इस्लाम हमारी बोली का टर्म नहीं है, हिंदुइज्म हमारी बोली के टर्म नहीं है, ये सारे बनाए गए हैं, मैन्युफैक्चर टर्मिनोलॉजी है। और नोट करिए, जब उन्होंने रिलीजन डिवीजन किया, ब्रिटिशर्स तो कॉलोनाइजर्स थे, ये ट्रेडर्स नहीं थे, इन्होंने एनफोर्स की चीजें। मैकाउले ने कह दिया अंग्रेजी दुनिया की बेहतरीन जबान है और लोकल यहाँ की जबानें तो बेकार हैं, यहाँ के लोग हमारी जबान सीखें। 1835 में उसने बहुत क्लियरली लिख दिया। इसी के बाद तो 1857 में जाके बगावत हुई। वो क्योंकि 1835 से ये कर रहे थे, हमारे लोग देख रहे थे, हमारे एंसेस्टर्स देख रहे थे क्या हो रहा था। उन्हें कहता है इनफ इज इनफ, अब रोके इनको। तो इनफ ऑफ इनफ करके जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उसके बाद क्या हुआ वो आपको पता है। उसके बाद उन्होंने डिविजन्स और बढ़ा दिए। उन्होंने क्या किया, हिंदुओं को
स्क्रिप्ट से जोड़ दिया। मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊँ, अब एक मैं जो आप लोगों ने पोएम आपको से मैं शेयर कर चुका हूँ, सिंबल्स, मगर मैं इस पे अभी तक काम कर रहा हूँ। और अब आपको एक चीज़ मैं विजुअली दिखाता हूँ। एक तो ये कि सिंबल्स, ठीक है? ये इंग्लिश का वर्ड है ना? अब जब हम इसे बोलते हैं बोली में सिंबल्स, अब सिंबल्स अगर आप उर्दू में बोल पढ़ने वाले हैं तो आप ये पढ़ जाएँगे, ये सिंबल्स लिखा हुआ है। और अगर आप हिंदी पढ़ने वाले हैं तो ये भी सिंबल्स लिखा हुआ है। आप नोट करिए, तीनों वर्ड्स, ये लैटिन कैरेक्टर्स में, ये अपने पर्शियन कैरेक्टर में और ये देवनागरी कैरेक्टर्स में। ये तीनों वर्ड्स एक ही हैं, ये सिंबल्स लिखा है बस। और ये सिंबल कहाँ से आया? अंग्रेजी से आया। और इसके बेस पे से आके सिंबल्स में उन्होंने हमको तोड़ा, उन्होंने देवनागरी को हिंदुओं से जोड़ा और पर्शियन को मुसलमानों से जोड़ा। अब ये बताइए स्क्रिप्ट का रिश्ता रिलीजन से क्या हो सकता है? ज़ीरो, ज़ीरो रिश्ता है। लैंग्वेज का रिलीजन से कोई रिश्ता नहीं है। 2 अलग चीज़ें हैं। रिलीजन आपका एक एक्शन है, ईमानदारी एक आपकी एक्शन है। ठीक है? स्क्रिप्ट का राइटिंग सिस्टम का क्या डिफरेंस है? राइटिंग सिस्टम जो भी हो, राइटिंग सिस्टम तो आपकी ओरल लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका रिलीजन से क्या ताल्लुक है? कोई नहीं है। मगर हमारे कॉलोनाइजर्स ने क्या किया? अपनी जब कैटेगरी बनाई रिलीजन की, तो कैटेगरी के अंदर उन्होंने लिंक्स कर दिए कि कैटेगरी के अंदर आपका ये भी लिंक आ गया, आपके कैटेगरी ऑफ रिलीजन में लिंक आ गया, राइटिंग सिस्टम्स का, लैंग्वेजेस का, क्लोथिंग का, फूड का, इसका सबका। अब नोट करिए, फूड जो है, जो आपकी क्लोथिंग जो है, ये तो जियोग्राफिकल होते हैं, जियोग्राफिकल लोकेशन से डिटरमिन होते हैं। इससे ईमानदारी का कोई ताल्लुक नहीं है। मगर जब आप ईमानदारी हटा दें और आप एक नाउन बना दें, एक एंटिटी, तो एंटिटी को आप डिफाइन कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक से। और एग्जैक्टली यही हुआ है हमारे साथ। और उसके थ्रू हमारी कम्युनिटीज टूट गई हैं। उन्होंने सिंबल्स को इस्तेमाल करके हमको तोड़ दिया है। ये आपने नोट देखा होगा, अभी आप लोगों ने, ये मैंने पोइम तो आप लोग देख शेयर कर चुका हूँ। और इसका मैं एक और अभी वर्जन पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं और फर्दर इलेबरेट करना चाहता हूँ। मगर आप ये लोग ये नोट करिए कि एक तो ये ओरिजिनल जो मैंने इंग्लिश में लिखा था, आज ही छपी है ये एक्चुअली। और आज इंटरेस्टिंगली आज ये छपी है पोइम, सिंबल्स, बांग्लादेश में जो न्यूज़पेपर है, उसमें डेली स्टार, उसमें छपी है। मगर ये उसके ट्रांसलेशन में फिर उसको उर्दू का किया। अब उसी उर्दू का मैंने, आप नोट करिए, सेंटर में रोमन लैटिन स्क्रिप्ट्स में लिख दिया और राइट पे ये मैंने देवनागरी में लिख दिया। एग्जैक्टली सेम चीज। आप नोट करिए, वन बोली वन स्क्रिप्ट। उन्होंने अपने आप को तो जोड़ा रखा और हमें क्या किया? एक बोली तीन स्क्रिप्ट्स, हमको तोड़ दिया। आप नोट कर रहे हैं? ये है सोशियो सिमियोटिक वायलेंस। ये सोशियो सिमियोटिक वायलेंस हमारे ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तो ये सोशियो सिमियोटिक वायलेंस को जब तक हम रोक कर रिवर्स नहीं करेंगे, जब तक हम लोग आजादी की तरफ नहीं जा सकते। हम लोग डीकोलोनाइज नहीं हो सकते, बल्कि हम फर्दर कॉलोनाइज होते चले जाएंगे। और हम कॉलोनाइजेशन 3 में जब एंटर होंगे, उसके बाद हमारे जो हालात होंगे, तो पता नहीं क्या होगा वो। और किसी ने फ्यूचर तो नहीं देखा, मगर चूंकि हमें ये नजर आ रहा है कि आज जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा, तो कल भी अच्छा होता नजर नहीं आ रहा। तो कल अच्छा करने के लिए, ब्यूटीफुल टुमारो के लिए, जैसे मैं आप लोगों के शेयर की थी वो पोइम छोटी सी, हमको स्टेप्स लेना है। और वो आज लेना है, बिकॉज वी कैन नॉट निग्लेक्ट टुडे। वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग एंड वर्किंग टुडे। ठीक है? एनीवे, Uh, जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। I यस I जी, have something to share. श्योर श्योर श्योर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कॉलोनाइजेशन 3.0 को रेजिस्ट करना चाहते हैं, तो ये काम हमें कोलैबोरेटिवली करना चाहिए। तो हम अकेले, ये एक इंडिविजुअल प्रोसेस है, लेकिन वी नीड ईच अदर्स हैंड टू क्रिएट एब्सोल्युटली, अ कम्युनिटी टू रेजिस्ट इट। पर मुझे एब्सोल्युटली। नहीं लगता कि अंग्रेज आके हमें रोकेंगे हमारी प्रोजेक्ट पे, पर हमारे अपने लोग रोकेंगे, जी हाँ, हमारी बिल्कुल। प्रोफेसर्स, जो कि जी हाँ, बाय प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है। बिल्कुल, मैं एक बिल्कुल, पर्सनल एनेक्डोट शेयर कर सकता हूँ। बिल्कुल। पिछली रात को मैं गुफ्तगू कर रहा था मेरा प्रोफेसर के साथ, जिस यूनिवर्सिटी में मैं काम करता हूँ, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो उनके साथ मैं अपनी बोली में, बांग्ला में गुफ्तगू कर रहा था। वो चढ़ गए मुझ पर और वो कहने लगा कि अगर आप इंग्लिश में गुफ्तगू नहीं कर सकते हैं, तो हम आपको हायर नहीं कर सकते इन दिस यूनिवर्सिटी में। एंड वो ये कहने लगा कि द मोमेंट यू एंटर द यूनिवर्सिटी एंड यू एग्जिट द कैंपस, meanwhile you should be speaking in English, you cannot use your mother tongue or any other tongue, it's an English zone. तो अगर ये हाल है हमारे प्रोफेसर्स के, जो कि ऐसे लिखते हैं और पेपर्स लिखते हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म में, और काम ऐसा करता है, दिस हिपोक्रेसी, हाउ कैन वी डील विद दैट? वेल, यू डोंट डील विद इट, डोंट। वन ऑफ द थिंग्स, देखिए, हमारा काम जो है बहुत हमको सुकून के साथ, सोचने के साथ करना है। हमको लड़ के, झगड़ के,
वायलेंस से, डिसएग्रीमेंट्स पे नहीं करना है। तो मैं आपको जो मैं सिर्फ वही कह सकता हूँ जो मैं करता हूँ। मैं फालतू के झगड़ों में नहीं पड़ता हूँ। मैं फालतू के पंगे नहीं लेता, फालतू के डिबेट्स में नहीं पड़ता, फालतू के डिस्कशंस में नहीं पड़ता, घंटों बहस नहीं करता किसी से। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, अपना काम। मेरे पास ये फ़ोकस है, मुझे पास ये गोल है, मुझे अपने अल्टरनेटिव्स क्रिएट करना है। जब आप अल्टरनेटिव्स क्रिएट करेंगे, जब आप लोगों को डेमोंस्ट्रेट करेंगे कि आपके काम से चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो गेस व्हाट? वो खुद ही आ जाएँगे। आपको उनसे लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है और नहीं आते, ठीक है। तो उनकी मर्ज़ी है। आप किसी और को तो कॉलोनाइज़ डीकोलोनाइज़ नहीं कर सकते ना। आप तो अपना कर रहे हैं। तो जस्ट स्टे अवे एज़ मच एज़ यू कैन फ्रॉम कॉन्फ्रंटेशंस और आप ट्राई टू फोकस योर एनर्जीज़ ऑन व्हाट यू कैन बिल्ड। एंड आई एब्सोल्यूटली एग्री कि ये काम ऑब्वियसली डीकोलोनाइज़ेशन इंडिविजुअल प्रोसेस है, मगर ये जो काम जो हम कर रहे हैं एज़ अ पार्ट ऑफ डीकोलोनाइजिंग एजुकेशन, वो हम सब लोग मिल के कर रहे हैं। और वो यस। एक हमारा एक नेटवर्क है। उसको कोई एसोसिएशन की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ॉर्मेलिटी नहीं है। फ़ॉर्मल एसोसिएशन तो कॉलोनाइज़र्स बनाते हैं। हमें कुछ नहीं, हमारी सिर्फ़ नेटवर्क से हम अपने नेटवर्क्स बनाते हैं। आप जहाँ-जहाँ रहते हैं, जिधर-जिधर लोगों से मिलते हैं, उधर हम नेटवर्क्स बनाते हैं, अपने लोकल नेटवर्क्स क्रिएट करते हैं, आपस में मिलते हैं, आपस में बात करते हैं। हमारे डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। डेफिनिटली इन अ बिट मैटर ऑफ टाइम मेबी वी कैन बिल्ड अनदर वन व्हिच फोकसेस ऑन ट्राइंग टू क्रिएट अ कम्युनिटी जिसे हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एजुकेशन रिफॉर्म नेटवर्क या कुछ भी और उसमें अपनी मेंबरशिप्स के थ्रू अपनी एंगेज करें लोगों को। तो बेसिकली हम पार्टिसिपेशन बढ़ाएँ, लोगों को एजुकेट करें। देखिए, मैं नहीं समझता कोई बेवकूफ़ है, मैं किसी को कम ज़हन नहीं समझता। देखिए हर किसी की हर कोई अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपनी ज्योग्राफिकल सेटिंग में, अपनी जो उसकी रिसोर्सेज़ होते हैं सिमियोटिक उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके बेसिस पे काम करता है और सीखता है। उसमें कोई किसी में कमी नहीं होती है। तो ऑब्वियसली अगर वो काम सही नहीं कर पा रहे हैं इस वक़्त तो उनको ऑब्वियसली हमने उनको उनको सिखाया भी तो कुछ नहीं है, हमने उनको रिसोर्सेज़ भी नहीं तो नहीं दिए, हमने उन पे ज़ुल्म तो कितना किया है। तो पहले तो हमको ज़ुल्म को एक्नॉलेज करना है कि जो ज़ुल्म हो चुका है लोगों के ऊपर और उसको एक्नॉलेज करके उसको उससे उसकी उसको उसको और कंटिन्यू नहीं करना। और उसको रिवर्स करने के लिए फिर हम कुछ प्रोसेसेस अपनी करना है। मगर ये कि अपनी-अपनी जगह हमारी अपनी जो इस ग्रुप में यहाँ पे लोग हैं इस वक़्त वो तो हम लोग हैं ही साथ। मगर इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं मुझे पता है जो इस वक़्त सेशन पे नहीं आ सके या जो लोग बोली नहीं बोलते, तो वो लोग भी हमारे साथ शामिल हैं और उसको उनको भी इंक्लूड करेंगे। जी, जी हमीद साहब। हेलो हमीद, आपका मैंने हाथ देखा। जी। हेलो हमीद। एनीवे और कोई किसी के पास सवाल? कोई कमेंट्स या कोई क्वेश्चन्स? अमर साहब हाँ, कुछ कहना था। जी समीर, बिल्कुल। वो क्या है कि हम तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। क्या हम कॉलोनाइजेशन 3.0 इस प्रोजेक्ट में क्या हमारे कुछ प्लानिंग है? क्या हम कुछ कर सकते हैं टू रेजिस्ट कॉलोनाइजेशन 3.0 टू स्टार्ट अ मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ सम एक्ट्स? बेसिकली देखिए मूवमेंट तो आई आई डोंट नो कि मूवमेंट है या नहीं है। अब एक नेटवर्क मैं समझता हूँ इसको कि हम नेटवर्क कर सकते हैं और लोगों को ऐसे थ्रू अ नेटवर्क हम लोग उनको रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, उनको अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, उनको अल्टरनेटिव पैटर्न्स दे सकते हैं, उनको अल्टरनेटिव रिसोर्सेज दे सकते हैं, उनको मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दिखा सकते हैं, उनको डिफरेंट ऑप्शंस दे सकते हैं, उनके साथ बैठ के उनके साथ मिल के काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमको करना है, जैसे कर सकते हैं वो करें। बस यही है इस वक़्त तो ना वी कैन स्टार्ट लाइक दैट एंड देन जो पॉइंट्स हैं वो 6 उनको ख़्याल रखते हुए उनकी तरफ उनको हर कोई अगर सोचे उनको कैसे कर सकते हैं तो हम आहिस्ता-आहिस्ता कर सकते हैं। एंड जो मैं मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं डिफरेंट क्रेडिबल प्रोजेक्ट्स पे, तो वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता ही रहता हूँ और भी करता रहूँगा। तो आप लोग भी प्लीज़ शेयर कीजिए, जो आप लोग काम कर रहे हैं हमसे भी और लोगों से भी। आई वुड हाइली रिकमेंड कि आप अपनी लैंग्वेजेज़ में, अपनी कम्युनिटीज़ में भी अपनी लोकल लैंग्वेजेज़ में, चाहे आप सिंधी में, पंजाबी में, बंगला में, जो भी लैंग्वेजेज़ में इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आप डिस्कशंस क्रिएट करिए अपने स्टूडेंट्स से, अपने कॉलीग्स से, ताकि लोगों के अंदर डिस्कशंस हो, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो।
तो ये चीज़ें तो ऑब्वियसली टाइम लेती हैं। हमारे पास 500 साल से हमारे पास वायलेंस हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये इसका रिवर्सल एक दिन में तो नहीं हो सकता। तो मगर अगर हम प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट करना और करना शुरू करेंगे, तो होपफुली विद इन टाइम चेंजेस हो पाएंगी। In my independent construction, if I try to make an alignment with colonization 3.0, will it be okay? We will have to talk about it. कि colonization 3.0 is not a project. It's an idea कि हमको क्या है, उसको resist करने का क्या है. Obviously इस ideas को तो हम जो पूरा का COVID का कोर्स है उसमें है ही पूरा का पूरा यही कि वो basically credible approach है, positive discourse analysis, subaltern linguistics. So these are all resources for decolonizing and resisting colonization 3.0. So in a sense, by being part of that course, you're already doing that stuff. So I will continue working with you on that, Sami. I understand. Thank you. No problem, Malik Naseem. That's all right. It will do. I'm going to record current session. I'll post this on YouTube soon too. Anyway, thank you so much. It's been about an hour, which was about the time that I thought कि आज का session रखेंगे हम. Not too long, not too short. It's so nice कि आप लोग सब आए और जो लोग बाद में सुन रहे हैं, again, thank you for taking time out of your schedules. And I hope कि जो हम लोग बातें कर रहे हैं और जो आजकल हम लोग discussions कर रहे हैं और जो हम दुनिया में देख रहे हैं, सबको सोचते हुए हम we will stop our neglect and take our responsibility to act, not just to talk, not to just discourse, but to act and to take actions to start reversing this. So with that, thank you everybody. Thank you so much. See you later. Thank you. Thank you. Stay safe. You too. Take care. Thank you so much.